स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। आज हम आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी द्वारा आयोजित हिंदी राष्ट्रीय नाट्य उत्सव बल्लभपुर की रूपकथा। कथा तो आपने हजारों सुन रखी है और नाट्य में आप शामिल भी हो चुके हैं, लेकिन हम आपका मनोरंजन करने के लिए एक अनोखे तरीके से, एक अनोखी आशा से ऐसे नाट्य में आपको शामिल करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप तो हंसी खुशी के पात्र होंगे ही और आपके मन बहुत चंचित और हंसमुख भी हो जाएगा। तो हमारे साथ में आप जुड़िए, हम आपको कुछ झलके इस नाट्य के दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत करती है। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी 14 सितंबर 2020 को पुनर्गठित की गई, अपने नए फॉर्म में आई, नए सदस्यों के साथ सक्रिय हुई। ये पुनर्गठन के बाद हिंदी अकादमी का संस्कृति विभाग ने ऑनलाइन स्कूलों की साहित्यिक प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की और उसके बाद हिंदी अकादमी का कला विभाग 2 क्षेत्रों में आयोजन कर रहा है। इनके कला विभाग के कार्यक्रमों में नाट्य उत्सव और सेमिनार शामिल थे। आपको बताते हुए, आपके साथ साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने प्रथम राष्ट्रीय हिंदी नाट्य उत्सव की शुरुआत सिलीगुड़ी से की थी और 26 फरवरी से 28 फरवरी 3 दिनों तक सिलीगुड़ी ये नाट्य उत्सव चला, जहां पर पटना, दिल्ली और कलकत्ता के नाटकों का मंचन हुआ। उसके बाद 5 और 6 मार्च को राष्ट्रीय रंग संगोष्ठी सेमिनार, रंगमंच के विभिन्न विषयों पर, पहलुओं पर हमने ये सेमिनार किया, जिसमें पश्चिम बंगाल के से संबंधित सभी रंगकर्मी, हिंदी भाषा के रंगकर्मियों ने हिस्सा लिया। साथ ही बंगाल के बाहर अर्थात भारत के विभिन्न हिस्सों से वरिष्ठ नाटककार, रंगालोचक, रंग निर्देशकों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया और 2 दिनों तक ये सेमिनार बहुत ही सफलतापूर्वक चला, जिसमें तकरीबन 125 से लेकर 150 तक की संख्या इस सेमिनार में रही और विद्यार्थियों की संख्या 100 के लगभग रही। तो ये एक शुभ संकेत रहा कि सेमिनार जैसे शुष्क आयोजन, क्योंकि इसमें कोई रस नहीं है, बड़ा नीरस होता है सेमिनार, और इस सेमिनार में 2 दिनों तक लगभग 100 विद्यार्थियों की भागीदारी बनी रही। उन्होंने रंगमंच को समझा, बल्कि समझने की कोशिश की। और उसके बाद ये तीसरा पड़ाव 7 मार्च से 9 मार्च इस शिशिर मंच में आपने 2 दिनों तक, पिछले 2 दिनों तक आपने 2 अलग अलग नाटक देखे। दोनों दिल्ली की प्रस्तुतियां थी, श्री राम सेंटर की और कला मंडली की। दोनों नाटकों को आपने बहुत सराहा, पसंद किया। कलकत्ता के हिंदी भाषियों को और सिर्फ हिंदी भाषी नहीं, बांग्ला भाषियों ने दोनों नाटकों को बहुत पसंद किया। और आज ये तीसरा, आखिरी नहीं कहूंगी, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो जब तक हमारी सांसें चलती हैं कुछ भी आखिरी नहीं होता। जब तक सांसें हैं तब तक निरंतरता है, और जब तक निरंतरता है तब तक काम है। तो इस पड़ाव का ये आखिरी हो सकता है, लेकिन अकादमी का ये आखिरी काम नहीं हो सकता। आसनसोल 18 और 19 मार्च को जो नाटक होने वाले थे, हमें चुनाव की घोषणा के कारण ये दोनों दिन के कार्यक्रम रद्द करने पड़े, जिसे आज हमने रद्द किया। लेकिन चूंकि 9 मार्च तक की टीमें सब यहाँ कलकत्ता पहुंच चुकी थी, तो हमें ये कार्यक्रम करना था। कला विभाग की जिम्मेदारी जब मुझे सौंपी गई, मैंने भरसक कोशिश की कि मैं
बंगाल के हर हिस्से से हर किसी को जोड़ सकूं अपने द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों में। मैंने पूरी कोशिश की। अब बहुत सी दिक्कतें आई हैं। मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ थिएटर कर रही हूँ और आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला और शायद इसी प्यार की वजह से मुझे अकादमी में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और कला विभाग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कार्यक्रम को लेने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारी आयोजन में सरकार का जो साथ, अधिकारियों का जो साथ, सरकार नहीं बोलूंगी, अधिकारियों का जो साथ इस अकादमी से मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और मैंने अपने ताकत पर ये आयोजन कर डाले हैं। मुझे पता है मुझे आज ये बात यहाँ नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं और जिन्हें ये मालूम है कि ये कार्यक्रम उमा कर रही है और उमा के बुलावे पे सारे लोग आ गए, तो सारी जिम्मेदारी उमा की बन जाती है। तो इसलिए मैं पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के सभी अधिकारियों, सचिवों, अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, सदस्यों कि इस कार्यक्रम में जो भी दिक्कतें आई या जो दिक्कतें अब आइंदा आ सकती हैं उसकी तरफ वो ध्यान दें, उसे खत्म करें, ताकि हिंदी अकादमी जो पुनर्गठित हुई है वो बदनाम ना हो। मैंने अपने हिस्से का काम किया और आज इस मंच से मैं ये बहुत मजबूरी में ये सारी बातें कह रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी स्तर पर से ही कहीं से कोई स्पष्ट बातें नहीं मिल रही, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपके सामने रखी। मोबाइल फोन के साइलेंट मोड में ले जाती पांडे द्वारा निर्देशित। तो रचना जी, आपसे अनुरोध है कि आप आगे की जानकारी दें। हिंदी नाट्य उत्सव का आखिरी दिन है और आज का नाटक वल्लभपुर की रूप कथा, लेखक बादल सरकार, निर्देशक प्रगति और विवेक पांडे, नाट्य संस्था है वेचना रंगमंडल जबलपुर। निर्देशक के बारे में बता रही हैं रचना जी। नमस्कार। अब परिचय निर्देशकों के बारे में। श्रीमती प्रगति पांडेय, आरंभ से ही नृत्य में रुचि, बचपन से नृत्य का प्रशिक्षण। के बारे में चंद बातें, जिसके लेखक बादल सरकार और जिसका अनुवाद कलकत्ते की ही प्रतिष्ठित रंगकर्मी नाटककार प्रतिभा अग्रवाल, और अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है नाटक वल्लभपुर की रूप कथा। आप सब मोबाइल को शांत कर दें ताकि शांति से इस नाटक का आनंद उठाएं। धन्यवाद। Ready? 1, 2, 3, start. वल्लभपुर की रूप कथा।
ऊपर ये डॉक्टर खोलना चाहे चैम्बर करता वैसे पास नहीं बेचने चला पुराना घर घर क्या कहते हो ना खंडहर स्टाइल फोन बहुत ही कम थे और नहीं थे तब मोबाइल डाकिया लाता चिट्ठी अर्जेंट तो टेलीग्राम बिना पढ़े ही जिसको घर में मचता प्रोग्राम बदला है बहुत कुछ पर नहीं बदला व्यापार ईगो एम्बिशन वही वादे पलटवार मकान खरीदने आमने सामने चौधरी और हवलदार इसमें डाले रंगा का किरदार रघुदा रघुदा वल्लभपुर की रूप कथा कुर्सी पर ही सो गए राजा बाबू। ओ राजा बाबू, अरे राजा बाबू उठो, सुबह हो गई। कौन मनोहर? कैसे आए? पैदल? दिमाग खराब है क्या? रात की गाड़ी से लौटा हूँ। अच्छा, तो तुमको क्या लगता है कि मैं रात की गाड़ी देखे बिना सो जाऊँ? नहीं मनोहर, मेरा चंद्रमा बड़ा प्यारा लग रहा था, इसे नदी पार करके बैठ गया था। अच्छा, कविता सूझी थी? अरे मैंने सोचा जब हमारे रघुदा ने काव्य साधना में सारी जिंदगी लगा दी, क्योंकि मैं दो चार तुक्की न जोड़ सकूंगा। वाह, तुम और तुम्हारे रघुदा। कहाँ चलिए? सूटकेस भीतर रखाओ। तो पूछोगे नहीं? क्या? जलपाईगुड़ी क्यों गया था तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ा गुण भी कह लो। सब जानोगे समझोगे और ऐसा जाहिर करोगे जैसे कुछ जानते ही ना। अच्छा, कितना कहते हैं? क्या? अरे दाम और क्या? दाम? मकान देखने कोई राजी ना हुआ, दाम की बात कर। देखो, साहू श्रीनाथ भवन सबका मिलाकर समझ लो 857, तुम्हारा 120 है ना, हुआ 977। फिर शुरू हो गए। मेरा चैम्बर सब मिलाकर समझ लो 3000, 3977। 4000 भी कहता ना, मैं तो दे देता। क्या सिर्फ 4000 में दे देते? 4000 भी कौन देता है? आज तक किसी को मकान देने को तो राजी नहीं कर सका। 7 बीघे का बागीचा है और ये 2 मंजिला मालूम मकान। है, 7 बीघे का बागीचा है जिसमें 6 बीघा जंगल है, 2 मंजिला मकान है जिसमें केवल 2 कमरे रहने लायक हैं, कहने को है राजमहल जिसके चारों ओर भूत तोड़ते हैं, बाजार 3 मील दूर, स्टेशन 4 मील। डॉक्टर बुलाना हो तो ट्रेन की सवारी करनी पड़ती। लेकिन मैं कहता हूँ कि फिर भी है वल्लभपुर का राजमहल, यही कहते हो ना? मनोहर, तुम यहाँ 7 पुष्पों से नौकरी कर रहे हो, तनख्वाह न मिलने पर भी यहीं पड़े रहते हो, छोड़कर नहीं जाते। लेकिन जो इस मकान को खरीदना चाहेगा उसके लिए तो खुदहा मकान ही होगा, नहीं? है, छोड़ो ये सब। चाय बनाओ। चाय है क्या? कल साहू जी की दुकान से बहुत सारा सामान ले आया था, अरे लेकिन तुम्हारी सिगरेट लाना भूल गया। तो तुझे घर के मारे कुछ ही नहीं रहा, साहू ने सामान दे दिया। ये तो दिया, लेकिन बस हर बार की तरह वही किचकिच, पैसे कब मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे। आज सब बारी बारी से तगादा करने आएंगे। अभी तक आए फिर मुझे इसी बात पर बैठ जाते। कुर्सी पर सोते सोते मेरी तो पीठ है। तो तुम कुर्सी पर सो ही क्यों थे? मैंने अंदर तुम्हारे लिए बिस्तर तो लगा दिया था। तुम भी? मैं घुसते ही साथ रघुदा के चक्कर में पड़ गया। क्या? रात भर मुझे कविता सुनाते थे। अच्छा, मैं तो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। तो तुम्हारे रघुदा ने तुम्हें दोबारा जगाया नहीं? शायद मुझे इस बात का अंदाजा ना लगा हो कि मैं कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा हूँ।
वो तो कविता सुनाने की होड़ में थे, तो जानते ही हो। साहू जी आ गए। साहू जी को उठाकर एक कप चाय मुझे भी तरीके फुल डाल दिया है। अरे आ रहा हूँ, क्या हुआ, कौन है? आइए साहू जी। कब लौटे? रात की गाड़ी से। सुना? नहीं, रंग ढंग कैसा देखा? रंग तो अच्छा ही है, मुझे लगता है कि इस बार सौदा पट जाएगा। पट जाएगा? माँ ने अभी तक पता नहीं है। अब इतना सब कुछ मुझे क्या पता, राजा बाबू से खुद ही सुन लीजिएगा। तो राजा बाबू कब उठेंगे? चाय बनाकर जगाऊंगा, आप बैठिए, भेजता हूँ अभी। मनोहर, अरे जरा जल्दी हाथ चलाओ ना, दुकान खोलनी। हाँ, बैठिए आराम से। नमस्कार साहू जी। नमस्कार। अरे श्रीनाथ, तुम भी आ पहुँचे? आए बिना उपाय ही कहाँ साहू जी, थोड़ी सी पूछी है, ज्यादा कमाई करो। राजा बाबू सो रहे। मनोहर गया है जगाने को। बैठो। कुछ पता चला? ना, उस मनोहर ने तो कुछ नहीं सुना। इसका मतलब काम हुआ नहीं। अरे अपना रुपया डूबेगा नहीं, इतना मैं जानता हूँ। जैसे ही ये मकान बिकेगा, मगर ये मकान खरीदेगा कौन? नमस्कार साहू जी। नमस्कार श्रीनाथ दादा। तुम भी दुकान बंद करके चले आए पवन? दुकान बंद करने से कैसे काम चलेगा साहू जी, जब बंधु को बैठा कर आया हूँ। जब बंधु संभाल लेता है, ठीक से कहाँ संभाल पाता है, सिगरेट गिनने और पैसा गिनने में भूल कर देता है। पर क्या अरे पवन, जरा देखना तो, डाकिया लगता है। तुम्हें सवेरे सवेरे डाकिया? हाँ, सो तो है। अरे कोई पुकार रहा था क्या? मनोहर दास, टेलीग्राम, राजा बाबू का टेलीग्राम। क्या? अरे इतनी सुबह सुबह किसका टेलीग्राम आ गया? कोई ऐसा क्या हो गया? टेलीग्राम, तभी तो मैं कहूँ, इतने सवेरे सवेरे डाकिया कैसे? टेलीग्राम? अब तो भगवान ही मालिक है। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? और नहीं तो क्या, टेलीग्राम से कभी कोई अच्छी खबर आती है क्या? खराब खबर कहाँ से आएगी? ये राजा बाबू का बैठा कौन है? कोई यार दोस्त होगा। हाँ, पर ऐसे में हम लोगों का यहाँ बैठे रहना क्या ठीक होगा? हाँ, ऐसे तो तुम्हें आखिर हम लोग तगादा करने ही तो आए हैं। ऐसा? मगर बात क्या है, सो तो जान ही जाए। देखा, सूटकेस ले गया, लगता है इसी समय जाएंगे। जरूरी कोई बहुत बीमार होगा। मगर इस समय कौन सी गाड़ी मिलेगी जो जाएंगे? अब ट्रेन कब तक जा चुकी होगी और डाउन ट्रेन के आने में अभी बहुत देर बाकी है। मुसीबत के समय इतना सब किसे याद रहता है साहू जी? जल्दी सूट में से निकालो, बहुत काम करना बाकी है। अरे हाँ, तुम लोग को तो मैं भूल ही गया था। अरे नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग तो ऐसे ही चले आए। हाँ हाँ, हमारी चिंता न कीजिए, अभी आप जाकर उन्हें भला चंगा पाइए, यही भगवान से प्रार्थना है। मतलब? पर इस समय तो कोई ट्रेन नहीं है राजा बाबू। हाँ, ट्रेन क्यों? जलपाईगुड़ी की ट्रेन तो छूट चुकी होगी। जलपाईगुड़ी किसे जाना है? ओ, कल तक। अच्छी बात, जल्दी फोकस, बहुत काम करना बाकी है। शिया, तुम्हारी दुकान में टेबल टॉप है, आज सब लोग अचानक बर्फा क्यों कर रहे हैं? जानते नहीं हो, जीवन मरण की समस्या है। वो तो टेलीग्राम देखते ही समझ गए थे। कौन राजा बाबू, किसकी खबर आई है? चंदा कॉस्मेटिक्स की मालिक, खुद तो चंदा साबुन तो नाम नहीं सुना? नहीं तो पिएंगे। पिए न पिए, मुझे तो अपनी ओर से इंतजाम करके रखना पड़ेगा, अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मनोहर, साहू, तुम तो अपनी दुकान में सब कुछ रख दो, बढ़िया चीजें दूंगा। ठीक है। हाँ, मुझे एक अच्छा सा एक्सरे भी चाहिए। कभी कर पाएंगे मुझे, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं सारा इंतजाम वहां पे कर दिया। अब एक रात में मैं किस किस चीज का कहां से जुगाड़ करूं? मुझे हक्का बक्का होगा, क्या देख रहे हो? अरे कोई उपाय सोचो, तुम लोग ऐसे हाथ बांध कर खड़ो जैसे कुछ लेना देना ही ना हो। ये आप क्या कह रहे हैं राजा बाबू? हाँ, हम लोगों के लिए कोई काम है? तुम ही लोगों का तो सहारा है। रात 8 बजे आ रहे तो खाने को तो पूछना होगा, तो मेरे पास पैसे भी खिलाऊंगा। किसको खाने को खिलाना होगा राजा बाबू? तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? कहाँ बीपी हालदार आएंगे, रात 8 बजे अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, रात में उनको लौट जाना है, तो मुझे खाने को तो पूछना ही होगा ना। वे ही आएंगे राजा बाबू। हाँ पवन, वे ही आएंगे, बीपी हालदार आएंगे।
स्वप्न चंदा कॉस्मेटिक मालिक आएंगे और निखार का परिवार आएंगे। परिवार में कितने लोग हैं मुझे क्या पता। ओ, तो ये बात है, आ रहे हैं। हाँ, ये पता चलना चाहिए मैं दर्जू हूँ। अच्छा, तो ये मकान देखने आ रहे हैं। अब आई बात समझ में, जल्दी बोलो दुकान में चुरूक है या नहीं? मैं ला दूंगा राजा बाबू। हाँ, तो बढ़िया चाहिए। और साहू तुम कागज दिखाते जरा मेनू बना डालो। पुलाव के लिए बढ़िया महीन चावल है। राजा बाबू, वो धो दिया। क्या चावल? नहीं, कुर्ता धो दिया। चलो तू जब बात। हाँ, मैंने तुमको ना किया। साहू जी, आज रात को अपनी स्त्री भिजवा दीजिएगा। जबान संभाल कर बात करो। अरे बाबा, लोहा लोहा राजा बाबू के पटाखे पर फेंकनी है। कपड़े वाली स्त्री साहू जी, कपड़े वाली। बिना कपड़े की कौन सी स्त्री होती है? लोहा बेच डाली है मेरी इन्होंने। तुम भी ना। लोग क्या करवा रहे हो? ये सोचो कि गोश्त पैसा देकर लाना होगा तो उधार मिल जाएगा। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए। चलो किसी तरह मिलकर तुम लोग इस मकान को भिजवा दो ना तो बात बन जाए। हाँ, मकान ऐसे देखने बस से बिक जाएगा, ये भी कोई बात होती है। और इसीलिए तो इतनी हाई बाबा बता रहा हूँ। देखो शाही खाना रखूंगा, शाही खाना खिलाऊंगा, बाद में मैं बहुत सस्ता दाम बोलूंगा। मेरे भी तो अपने मकान देखने के इरादे से आ रहे, तुम मजाक करने तो आ ही रहे। शाही ठाट बाट कैसे रखेंगे, जरा मैं भी तो सुन लूं। कर्ज लेकर बनूंगा, कर्ज लेकर। आज तक मैंने कर्ज लेकर गृहस्थी चलाई है, इस बार शाही ठाट बाट रख लूंगा। कर्ज लेकर खाना तो बना लिया जाएगा, लेकिन उसे परोसेगा कौन? यही बुढ़ा टुटर तू क्यों? कर्ज लेकर किराए पर लोग नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे, लेकिन मजदूर वो ईंट तोड़ सकते हैं, घास काट सकते हैं, उन्हें खाना परोसने को कहा जाएगा तो दाल उठाकर सर पर दे मारेंगे। उन्हें सिखा नहीं पाओगे? अब मनोहर इतना कर्तव्य आदमी नहीं है कि ये बल्लभपुर के प्रोजेक्ट मजदूरों को रात भर में राजमहल के अलग कायदे सिखा सके। क्या लिस्ट बनी कि नहीं को देखो। तो राजा बाबू, मैं चलूं और फिर चोट लाने भी जाना होगा और लड़की को दुकान। आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही मनमोहक चीज़ें रोज़ लेकर आते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें साहित्य टाइम्स। अभी के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।